अगर आपको साइंस बिल्कुल समझ नहीं आती तो ये वीडियो ज़रूर देखें। पर पोस्टुमसली नोबेल दिया नहीं जाता, मरे हुए व्यक्ति को नोबेल नहीं दिया जाता। मतलब जीभी टेढ़ी हो जाती है हमारी बुलाने में। तो याद कैसे किया जाए? पहली बात, यूपीएससी कभी नाम नहीं पूछती। जीपी जो स्टेट्स की क्लास 1-2 वाली एग्ज़ाम्स होती हैं, डिप्टी कलेक्टर वाली, उनमें भी नहीं पूछे जाते नाम वगैरह, उनमें भी कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं। नमस्ते मित्रों, हर साल अक्टूबर महीने में नोबेल प्राइज़ की घोषणा होती है और मेरा ये एक ट्रेडिशन बन चुका है काफ़ी टाइम से कि कुछ लेक्चर्स तो मैं न्यू वाली स्टूडेंट्स को पढ़ाता ही हूँ क्लास में। उनमें एक और बजट है जिसके वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ मैं। इस साल से कोशिश करूँगा नोबेल के भी वीडियोस बना के डाल दिया करूँ यूट्यूब पे। अगर आपको साइंस बिल्कुल समझ नहीं आती तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्या पता थोड़ी बहुत समझ आना शुरू हो जाए। एटलीस्ट उतनी तो आ जाएगी कि एग्ज़ाम में पूछने वाले क्या हैं उसके इर्द गिर्द। सेम इकोनॉमिक्स का रहेगा। तो शुरुआत करते हैं एकदम हिस्ट्री से कि ये है क्या, नोबेल प्राइज़ क्या है। एक वैज्ञानिक हुआ करता था स्वीडन में, नाम था अल्फ्रेड नोबेल, और काफ़ी धनाढ्य व्यापारी था, काफ़ी अमीर वैज्ञानिक था। बोफोर्स तोप का नाम सुना होगा आपने, हमारे कारगिल वॉर की हीरो। उस बोफोर्स स्टील मिल का ये मालिक था अल्फ्रेड नोबेल, और काफ़ी अमीर था। आप कल्पना कर सकते हैं अगर कोई वैज्ञानिक किसी हथियार बनाने वाली कंपनी का मालिक हो तो कितना पैसा कमा सकता है हथियार वाली कंपनी। 355 इन्वेंशंस इनके नाम पे थे, जिनमें से एक डायनामाइट भी था। डायनामाइट माने वो बारूद जिसको ब्लास्ट किया जाता है। तो इनके जीते जी उनके भाई की मृत्यु हो गई थी। भाई का नाम था लुडविग नोबेल, और किसी अखबार ने गलती से समझ लिया कि अल्फ्रेड नोबेल मर गए हैं, तो उन्होंने ओबिचुअरी छाप दी और इनके हाथ में लग गया वो अखबार, और उसमें लिखा था मर्चेंट ऑफ डेथ पासेज अवे। तो इनके लिए शब्द प्रयोग किया था मौत का सौदागर। तो अल्फ्रेड नोबेल को ये अखबार पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ, झटका लगा कि अरे पैसा तो बहुत कमा लिया मैंने, पर मैं नाम क्या छोड़ के जा रहा हूँ अपने पीछे। तो उन्हें लगा कि मेरे मरने के बाद क्या दुनिया मुझे मौत के सौदागर के रूप में जानेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने हथियारों की फैक्ट्री के मालिक थे, डायनामाइट का आविष्कार किया था, मतलब सारा सामान ऐसा ही बनाया था कि जिससे लोगों की मौत जल्दी हो सके। तो उन्होंने सोचा कि उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उस सारी प्रॉपर्टी को वो डोनेट करके बनाएंगे एक फाउंडेशन, जिसका नाम रखा उन्होंने नोबेल फाउंडेशन, जिसमें उन्होंने अपनी जीवन की 94% जो भी टोटल वेल्थ थी उस सब को दान कर दिया, और अपनी विल बनाई उन्होंने इसी के करीब 1895 में कि मेरे मरने के बाद मेरी ये जो प्रॉपर्टी मैं दान कर रहा हूँ उसके ब्याज से जो पैसा आएगा उससे आप एक नोबेल पीस प्राइज़ देना। क्यों? क्योंकि उनके नाम पे एक ठप्पा लगा मौत का सौदागर। तो उन्होंने सोचा कि मेरे नाम से एक शांति पुरस्कार स्थापित होना चाहिए जो पूरी दुनिया में दिया जाएगा। मेन टारगेट था इनका ये नोबेल शांति पुरस्कार। खुद साइंटिस्ट थे तो वो चाह रहे थे कि दुनिया भर के साइंटिस्ट को भी एनकरेज किया जाए। तो उन्होंने 3 स्ट्रीम्स ऑफ साइंस आइडेंटिफाई की, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी या मेडिसिन। और इन तीनों को भी जोड़ा कि इन 3 फील्ड से भी जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट हो, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हो, उनको एक नोबेल पुरस्कार दिया जाए। प्लस एक उन्होंने जोड़ दिया और लिटरेचर। लिटरेचर क्यों जोड़ा, इसके लिए बहुत सारे प्रश्न हैं, उन्हें अच्छा लगा होगा लिटरेचर। तो जब नोबेल प्राइज़ शुरू हुआ अल्फ्रेड नोबेल के जाने के बाद 1901 में शुरू हुआ, तब 5 कैटेगरीज़ के लिए प्राइज़ दी जाती थी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। आखिर में पीस वाला दिया जाता था लास्ट में। तो और बाद में 1968 में वहीं स्वीडन की ही जो सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है स्वेरिगेज रिक्स बैंक, प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता होगा, मैं उनको ज़्यादा फॉलो नहीं करता,
भाई तुम जो लिखोगे वो मैं पढ़ूंगा, मुझे नहीं पता कि कौन सा एस बुलाना है कौन सा एस नहीं बुलाना, तो तुम जो लिखोगे वो मैं पढ़ूंगा। मतलब भारतीयों की एक बड़ी बुरी आदत है कि मतलब एक तो जय अमेरिका होते हैं, जय चाइना होते हैं, जय हर देश होंगे जय भारत के अलावा, कि प्राउड भी इंडियन होता है ना, प्राउड भी तो अपने आप को इंग्लिश में फील करते हैं, अपनी भारतीय भाषाओं में गर्व भी तो नहीं होता हमको। तो अगर किसी शब्द को अमेरिकन्स या ब्रिटिश या फ्रेंच या जर्मन अलग तरीके से पढ़ते हैं तो हम उसको उस तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन हमारा नाम अगर वो अपने तरीके से प्रोनाउंस करें, जैसे मान लीजिए संकेत रघुवंशी को वो लोग संकेत रघुवंशी बुलाएंगे तो हम कहेंगे हाँ ओ बढ़िया, कितना बढ़िया प्रोनाउंसिएशन है। तो भाई तुम्हारे लिए मैं संकेत हूँ तो मेरे लिए भी तुम ये स्वेरिजिस रिक्स बैंक हो, जो जैसा लिखा जाएगा वैसा मैं बुलाऊंगा। मैं ज़्यादा दरकार नहीं लेता कि तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन कैसा है, तुम्हें मुझे अनपढ़ गवार जो साबित करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, ये स्वीडन की सेंट्रल बैंक है स्वेरिजेस रिक्स बैंक। उन्होंने 1968 में एक और पुरस्कार शुरू किया इकोनॉमिक्स के लिए, और कई जगहों पे कहा जाता है कि ये इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ टेक्निकली नहीं है, नोबेल प्राइज़ के साथ साथ ही घोषणा होती है, इसीलिए उसको नोबेल फॉर इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो कई जगह पे लोग कहते हैं कि इसको टेक्निकली नोबेल फॉर इकोनॉमिक्स नहीं कहा जाना चाहिए, उसका पूरा नाम है स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स, या फिर शॉर्ट में केवल रिक्स बैंक प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स भी कई जगह पे बुलाते हैं। तो खैर स्वीडन से ही दिया जाता है और साथ ही साथ दिया जाता है, इसीलिए उसको कई जगहों पे नोबेल फॉर इकोनॉमिक्स भी बुलाते हैं। और इनकी अलग अलग बॉडीज़ भी हैं कि कौन सी बॉडी किस अवार्ड का चयन करेगी, उसके लिए साइंटिस्ट वगैरह चुनेगी। आपके दिमाग में सवाल ज़रूर उठा होगा कि देता कौन है ये, गवर्नमेंट देती है क्या स्वीडन की? नहीं, स्वीडन की गवर्नमेंट नहीं देती। एक वहाँ पे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है, वो 2 अवार्ड्स देती है केमिस्ट्री और फिज़िक्स के। फिजियोलॉजी या मेडिसिन का अवार्ड देती है वहाँ की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। लिटरेचर के अवार्ड के लिए वहाँ की स्वीडिश एकेडमी है, जो जैसे अपने भारत में साहित्य अकेडमी है वैसे वहाँ पे स्वीडिश एकेडमी है, वो लिटरेचर का अवार्ड देगी। पीस का प्राइज़ वो स्वीडन नहीं देता, वो नॉर्वे, उनका पड़ोसी देश है, तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी पीस प्राइज़ देती है। और बाकी जितने भी प्राइजेज़ हैं उनकी जो सेरेमनी है, अवार्ड सेरेमनी, वो स्वीडन में ही होता है, स्टॉकहोम में। केवल पीस प्राइज़ की सेरेमनी होती है नॉर्वे में, ऑस्लो में। तो ये मोटा मोटा इतिहास है। मैथमेटिक्स को नोबेल नहीं दिया जाता, इसके पीछे कंट्रोवर्सी है, काफ़ी वर्षों से कंट्रोवर्सी चल रही है कि अल्फ्रेड नोबेल की बीवी किसी मैथमेटिशियन के साथ भाग गई थी, इसीलिए उसने मैथमेटिक्स को नहीं दिया। फिर पता चला अल्फ्रेड नोबेल की बीवी नहीं थी, उन्होंने शादी नहीं की थी कभी। तो फिर एक और थियरी चलाई कि अल्फ्रेड नोबेल जिससे शादी करना चाहता था वो किसी मैथमेटिशियन के साथ भाग गई थी। पर ये सारी थियरी डिस्प्रूव हो चुकी हैं कि डेट वगैरह मैच नहीं करते, जिस पर्टिकुलर मैथमेटिशियन का नाम वो लोग बता रहे हैं उसके साथ टाइम मैच नहीं कर रहा, कि वो अल्फ्रेड नोबेल के काफ़ी पहले वाला था, तो प्लॉजिबल नहीं लग रहा। तो खैर मैथमेटिक्स हो सकता है अल्फ्रेड नोबेल के मतानुसार मैथमेटिक्स फील्ड ऑफ साइंस ना रही हो। मैथमेटिक्स के अलग 2 और प्राइजेज हैं जिनको नोबेल प्राइज़ फॉर मैथमेटिक्स कहा जाता है। एक है एबल प्राइज़, ABEL, और दूसरा है फील्ड्स मेडल। खैर जो भी हो, प्राइज़ में दिया क्या जाता है, एक तो हर एक साइंटिस्ट को या हर एक जिसको भी अवॉर्डी है उसको एक गोल्ड मेडल दिया जाएगा, प्लस यही जो अल्फ्रेड नोबेल की जो संपत्ति थी जिसको मैनेज कर रहा है उसका नोबेल फाउंडेशन, उसको कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर जो ब्याज मिलेगा उसको डिवाइड करते हैं और वो प्राइज़ मनी के रूप में दिया जाता है इन साइंटिस्ट को। तो वो रहता है हर साल हर प्राइज़ के लिए
एक करोड़ 10 मिलियन, यस, 1 करोड़ स्वीडिश करेंसी है जिसका नाम है क्रोनोर, और उसका बनता है कुछ 1.1 करोड़ डॉलर, जिसकी भारतीय मूल्य होगी कुछ 8.33 करोड़ रुपए। तो पर प्राइस 8.33 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं अल्फ्रेड नोबेल के प्राइज के पास संपत्ति कितनी थी। 8.33 करोड़ गुना 6 करोड़ या गुना 5 करोड़, जो इकोनॉमिक्स वाला तो सेंट्रल बैंक देती है, गुना 5 करोड़ तो करीब करीब पड़ेगा 42 करोड़। 42 करोड़ रुपया सर उस संपत्ति का ब्याज है सालाना। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी कितनी रही होगी अल्फ्रेड नोबेल की। खैर, तो आते हैं प्राइजेस पे। साल का सबसे पहला प्राइज दिया जाता है मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी को। तो मेडिसिन और फिजियोलॉजी का इस साल का 2020 का प्राइज दिया गया था 3 वैज्ञानिकों को। 2 यूएसए के हैं, 1 यूके के हैं। यूएसए वालों का नाम है हार्वे ऑल्टर और चार्ल्स राइस, और यूके वाले का नाम है माइकल ह्यूटन। जब 3 लोगों को दिया जाएगा तो प्राइज मनी कमिटी डिसाइड करती है खुद कि प्राइज मनी कैसे बांटा जाएगा। कई बार हो सकता है कि किसी एक वैज्ञानिक का योगदान ज़्यादा रहा हो तो उसको हाफ प्राइज दिया जाता है, बाकी दोनों को 1/4, या फिर हो सकता है कि तीनों का योगदान इक्वल हो तो तीनों को 1/3 प्राइज दिया जा सकता है। 3 से ज़्यादा लोगों को प्राइज नहीं दिया जाता। ये एक ट्रेंड है। 2 जनों को दिया जा सकता है, 3 को दिया जा सकता है, मैक्सिमम 3। तो इनको क्यों दिया गया इस साल का 2020 का नोबेल प्राइज़ दिया गया? हेपेटाइटिस सी नाम के एक वायरस की खोज के लिए। ये वायरस खोजा गया था काफ़ी वर्षों पहले। तो नोबेल प्राइज़ का एक ट्रेंड है कि जब आविष्कार होगा या फिर कोई डिस्कवरी होगी या इन्वेंशन होगा तो उसके कई वर्षों बाद वो लोग प्राइज़ देते हैं। 20 साल, 30 साल, कई बार 40-50 साल भी निकल जाते हैं इन्वेंशन के बाद। क्यों? क्योंकि वो साइंसेज ये सारे फिजिकल साइंसेज हैं, तो इनमें अगर कोई चीज़ आपने आज प्रूव कर दी तो वो सनातन सत्य नहीं रहेगी, वो शाश्वत सत्य नहीं होते। हो सकता है बाद में कोई साइंटिस्ट आके उसको डिस्प्रूव कर दे, उस थियरी को टोटली खारिज कर दे। तो ऐसा हुआ भी था 1926 में। नोबेल कमेटी ने प्राइज़ दे दिया था मेडिसिन के लिए, और बाद में पता चला कि वो मिस्टेक था। अब प्राइज़ वापस तो नहीं ले सकते, तो किरकिरी बचाने के लिए वो लोग करते हैं कि काफ़ी टाइम लैप्स होने देते हैं कि भाई कुछ टाइम तक तुम्हारा ये प्रूव हो जाए। एक और कंडीशन है कि नोबेल पोस्टुमसली नहीं दिया जाता। पोस्टुमसली यानी मरे हुए इंसान को नोबेल नहीं दिया जाता। फिजिक्स में आता हूँ मैं इसके ऊपर। तो हेपेटाइटिस सी कौन सा वायरस है? हिंदी में जिस रोग को कहा जाता है पीलिया, हमारे गुजराती में बुलाते हैं उसको कमड़ा। पेट का दर्द है, लीवर वाला। तो सबसे पुराना वायरस है उसका हेपेटाइटिस ए। उसके बाद एक और वायरस खोजा गया था हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए ट्रांसमिट होता है केवल कुछ खराब खा पी लिया आपने, कहीं पे गंदा पानी पी लिया या फिर कुछ खराब खा लिया तो उससे होता है। लिवर में माइनर सूजन आती है और आप काफ़ी दिनों तक पटके जाओगे और खड़ा नहीं हो पाता इंसान, वीकनेस आ जाती है काफ़ी। तो कहा जाता है यंग एज में अगर आ जाए, बचपन में आ जाए तो जल्दी ठीक हो जाता है और परेशानी कम होती है। दूसरा हेपेटाइटिस बी, जिसकी इन्वेंशन हुई थी, जिसकी खोज हुई थी 1960 के दशक में, और उसको नोबेल मिला था 1976 में। हेपेटाइटिस बी के फाउंडर को भी नोबेल मिला था। हेपेटाइटिस बी ब्लड ट्रांसमिशन के थ्रू फैल सकता है। मतलब अगर किसी के पेट में हेपेटाइटिस बी है और उसका खून, अगर उसने रक्तदान किया कहीं जाके, उसका खून आपने ले लिया तो आपको भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। सेम इसी के बेसिस पे हेपेटाइटिस सी बी फैलता है। हेपेटाइटिस सी बी फैलता है ब्लड ट्रांसफ्यूशन के थ्रू। और 3 वायरसेस कहे जाते हैं
जो कि मेजर कॉज हैं ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन के, माने खून के माध्यम से जो इन्फेक्शन फैलने वाला है उसके 3 मेन वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और तीसरा है एचआईवी जो कि एड्स करता है। आजकल एक महामारी चल रही है उस किसी वायरस के माध्यम से, तो हम लोगों को इतना तो पता है कि वायरस कितना हानिकारक हो सकता है, कितना परेशान कर सकता है। दूसरी बात, वायरस की एक खासियत होती है कि वो आपके ब्लड में जाके अपना स्वरूप बदलता रहता है, तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम उसको जल्दी खोज नहीं पाती। ब्लड सेल्स आपके क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो जहाँ उसको खोजेगी वहीं वो अपना स्वरूप बदल देगा। तो सबसे बढ़िया क्योर है वायरस के लिए कि उसको फैलने ना दिया जाए। तो सेम चीज़ हेपेटाइटिस सी के बारे में भी है कि उसको फैलने ना दिया जाए। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि उन्होंने हेपेटाइटिस सी नाम का एक वायरस होता है ब्लड में, इस चीज़ की खोज की, जिससे आप अगर कहीं पे ब्लड डोनेशन करने जा रहे हैं तो आपके ब्लड में इन 3 वायरसेस की उपस्थिति है या नहीं इसको चेक किया जाएगा, ताकि आपके ब्लड ट्रांसफ्यूशन से किसी और को ये वायरस ट्रांसमिट ना हो जाए। मतलब धर्म करने गए थे और अधर्म ना हो जाए, अनर्थ ना हो जाए, कि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। आप गए थे अच्छे इरादे से कि चलो भाई किसी को खून देंगे तो उसकी जान बच जाएगी, पर हो सकता है आप उसको कोई डेडली वायरस उसके शरीर में दे दें। पीलिया सुनने में आसान लगता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी काफ़ी जानलेवा हैं। कितने हम लोगों की आदत होती है धीरे धीरे हर बीमारी के साथ जीने की आदत हम लोग डाल लेते हैं, इस वाली बीमारी के साथ भी जीने की आदत डाल ही लेंगे हम लोग। हेपेटाइटिस सी अभी इस वक्त इनका अनुमान है कि दुनिया में 7.1 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस सी है, माने दुनिया का 1% पॉपुलेशन हुआ। उतने इन्फेक्शन तो अभी इसके नहीं हुए, जिसमें से अनुमान है कि भारत में, केवल भारत में 60 लाख से 1.1 करोड़ इन्फेक्शन हेपेटाइटिस सी के हो सकते हैं, और सालाना पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस सी से 4 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। तो इसमें भी सेम वही है, पीलिया वाला ही चीज़ है, लेकिन लीवर पे ज़्यादा डैमेज करता है, लीवर की सूजन ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके कारण इस चीज़ को दिया गया है कि काफ़ी अच्छी ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन थी, खोज थी, और इन तीनों वैज्ञानिकों का अपना अपना रोल रहा है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं उसके, फिर ज़्यादा साइंस पढ़ाऊँगा तो नॉन साइंस वाले बोर हो जाएंगे। सेकंड प्राइज़ है फिज़िक्स का। फिज़िक्स का नोबेल भी अगेन दिया गया है 3 साइंटिस्ट को। जैसे कि मैंने आपको बताया 1/2 दिया गया है एक साइंटिस्ट को जिनका नाम है रॉजर पेनरोज, ब्रिटेन के हैं, ये यूके के हैं, और बाकी 2 साइंटिस्ट को बचे हुए हाफ का आधा आधा यानी 1/4 भाग दिया गया है प्राइज मनी का, पारितोषिक का। उनके नाम है राइनहार्ड गेंजेल, जर्मनी के हैं, और आंद्रिया गेज यूएसए की हैं, लेडी हैं वो। इन तीनों को फिज़िक्स का नोबेल दिया गया है ब्लैक होल की खोज के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि नोबेल काफ़ी वर्षों बाद, किसी खोज के काफ़ी वर्षों बाद दिया जाता है, तो ये ब्लैक होल का के लिए भी जो नोबेल दिया गया है वो भी साइंटिफिक कम्युनिटी में काफ़ी चौंकाने वाला किस्सा था कि इतने सालों बाद क्यों दिया भाई। क्योंकि रॉजर पेनरोज ने अपनी थियरी प्रेजेंट कर दी थी 1965 में, 1965 में, और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिनके साथ मिलके इन्होंने ये थियरी प्रेजेंट की थी वो अभी दुनिया में नहीं है। उनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। फ़ोटो देखी होगी आपने इंटरनेट वगैरह पे, हॉलीवुड ने फिल्में भी बनाई है इनके ऊपर। इनकी लाइफ पे बेस्ड एक फिल्म बनी थी थियरी ऑफ एवरीथिंग, और जिस एक्टर ने स्टीफन हॉकिंग का रोल प्ले किया था, एडी रेडमेन, उसको तो बेस्ट एक्टर का ऑस्कर भी मिला हुआ है। अच्छी फिल्में देख सकते हैं। सेम ठीक उसी तरह इनकी जीवनी पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, उसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, दोनों इनकी किताबों के ही नाम है। तो स्टीफन हॉकिंग के बारे में कहा जा रहा था कि आइंस्टाइन के बाद वाला साइंटिस्ट है, एकदम टॉप लेवल का साइंटिस्ट है, और जब तक जीवित थे तब तक दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट कहे जा रहे थे।
तो उस व्यक्ति को नोबेल ना मिलना ये नोबेल के साथ अन्याय है। और पोस्टुमसली नोबेल दिया नहीं जाता, मरे हुए व्यक्ति को नोबेल नहीं दिया जाता। मतलब मान लीजिए अगर घोषणा हो चुकी कि इसको नोबेल दिया और फिजिकली प्राइज़ देने के बीच में अगर किसी की मौत हो जाए तो अलग बात है, तो दे सकते हैं, वरना मरे हुए व्यक्ति को नोबेल नहीं दिया जाता। तो इतने बढ़िया व्यक्ति को नहीं मिला, ये नोबेल की चूक हो गई, क्योंकि 2 वर्ष पहले ही दुनिया छोड़ के गए स्टीफन हॉकिंग। खैर, क्या होता है ये ब्लैक होल? मैं कई सारी थियरीज़ हैं, जिसमें मुझे एक बड़ी पसंद आई थी थियरी, वो बताता हूँ। बिग बैंग थियरी आपने सुनी होगी, ब्रह्मांड के महाविस्फोट की थियरी, जिसमें एक बड़ा सा तारा था जिसके ऊपर आग और घर्षण काफ़ी बढ़ गए थे और फिर उसके ऊपर एक महाविस्फोट हुआ और उसी तारे से वो बना अपना सेंटर ऑफ यूनिवर्स, और उसी सेंटर ऑफ यूनिवर्स से ये सारे गैलेक्सी और ये ग्रह नक्षत्र, ये तारे जितने भी हैं, हमारे सूर्य जो भी हैं, सब अलग हुए उसी से। तो उसी थियरी का एक पार्ट है कि मान लीजिए किसी एक तारे की, किसी सूर्य की, उसकी लाइफ जब ख़त्म होगी तब उसके ऊपर फिर से एक विस्फोट होगा और उसके अंदर जितने भी गैसेस वगैरह, लोचा सामान, जितना भी उसने करोड़ों वर्षों से इकट्ठा किया था, वो सारा अलग होगा और उससे एक बहुत लंबी, बहुत बड़ी रोशनी की किरण निकलेगी और वो इतनी लंबी, इतनी प्रभावी होती है वो रोशनी की किरण कि अगर आपके बगल वाली सोलर सिस्टम में कहीं पे सुपरनोवा हुआ है तो महीनों तक आकाश में प्रकाश देखा जा सकता है उसका, क्योंकि मरने वाला सूर्य था। फिर क्या बचेगा? उसके अंदर की कोर ग्रेविटी बचेगी और वो कोर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा प्रभावशाली, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है कि वो अपने अंदर से किसी भी चीज़ को एस्केप नहीं होने देती, और वो होता है ब्लैक होल। मतलब मान लीजिए कोई भी चीज़ ब्लैक होल के अगल बगल से गुजर रही है तो वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, और अगर उसके ऊपर प्रकाश भी फेंका, मान लीजिए किसी सूर्य का प्रकाश भी उसके ऊपर पड़ रहा होगा, तो भी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी कारण से ब्लैक होल को देखा भी नहीं गया है अभी तक। माने टेलीस्कोप वगैरह में किसी साइंटिस्ट ने ब्लैक होल को देखा भी नहीं है। क्यों? आप किसी ऑब्जेक्ट को देख कब सकते हैं? जब उसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होगी और बाउंस, लाइट गिराई जाएगी और रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक होके आपकी आंखों पे पड़ेगी, तब जाके आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। मतलब मान लीजिए, तो जब तक लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तब तक आप उसको ठीक से देख नहीं सकते। आपने गौर किया होगा, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे ब्लैक होल टाइप लोग होते हैं जिनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा प्रभावित होती है कि आप कोई भी अच्छे से अच्छा विचार भी दो या आप अपनी कोई भी पॉजिटिविटी भी दो तो वो अपने अंदर समाहित कर लेगा और वो शून्य हो जाएगा दोबारा, और अगल बगल में रहेंगे तो आपको भी थोड़ा थोड़ा असर दे सकते हैं। है तो ये एक थियरी है। बाकी एक थियरी कह रही है कि जब बिग बैंग हुआ था तभी कुछ ब्लैक होल का आविष्कार हो गया होगा उसी के साथ साथ। तो ये थियरी ग्राउंड ब्रेकिंग क्यों कही जा रही है? क्योंकि इसको किसी ने देखा नहीं है ब्लैक होल को, और स्टीफन हॉकिंग और इन्होंने, पेनरोज ने अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से एक थियरी प्रेजेंट की थी कि ये हो सकता है, और बाकी के जो 2 साइंटिस्ट हैं उन्होंने ब्लैक होल का एक पिक्चर प्रेजेंट किया है। अब आप कहेंगे कि फिर विरोधाभास हो गया, जिस चीज़ को देखा नहीं जा सकता उसकी फ़ोटो कैसे निकाली जा सकती है? ये दोनों साइंटिस्ट अपन एक दूसरे से कुछ 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं और अलग अलग ऑब्जर्वेटरी से देख रहे हैं किसी ब्लैक होल को, और कहा जा रहा है कि हमारी जो गैलेक्सी है, मिल्की वे जिसका नाम है, हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं जिसको, तो उसके सेंटर में एक ब्लैक होल है, और उस ब्लैक होल की तस्वीर कैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अगल बगल के सूर्य और सारे प्रकाश और ये पूरे तारामंडल का अगर फ़ोटो खींच लिया और ऐसे प्रेजेंट कर पाए उस फोटो को कि ये प्रकाश है और बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इस प्रकाश को खींच रहा है या जहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो एक ब्लैक होल की फ़ोटो टाइप दी जा सकती है। आपको पता हो 2016 में भी एक फ़ोटो निकाली गई थी, तो ये लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं एक अच्छी सी फ़ोटो निकालने की ब्लैक होल की।
थर्ड प्राइज़ दिया गया है केमिस्ट्री के लिए। अगेन केमिस्ट्री के लिए 2 साइंटिस्ट को दिया गया है, दोनों लेडीज़ हैं और ये पहली बार हुआ है कि साइंस की फील्ड में केवल लेडीज़ को कोई पुरस्कार दिया गया हो। तो नोबेल प्राइज़ पे भी काफ़ी सारे आरोप हैं कि पुरुष प्रधान है नोबेल प्राइज़ और यूरोप सेंट्रिक है, यूरोप और अमेरिका के अगल बगल ही उनके सारे प्राइजेस दिए जाते हैं। तो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं नोबेल को लेके कि भूरी चमड़ी वाले काली चमड़ी वाले लोगों के आविष्कार को ये लोग आविष्कार नहीं गिनते, ऐसे बहुत सारे आरोप हैं नोबेल पे। ठीक है, तो इस बार के केमिस्ट्री का नोबेल जिनको दिया गया है उनका नाम है, एक का नाम है इमैनुअल, कहीं पे शार्पेंटियर प्रोनाउंस हुआ है, कहीं पे चारपेंटियर, जो भी आपको, कारपेंटियर, जो भी आपको समझ आए, फ्रांस की हैं। और दूसरी है जेनिफर डाउडना। मेरे जीएस वाले स्टूडेंट्स को याद रहने के लिए कारपेंटर और दौड़ना, ठीक है, ये हैं यूएसए की। इनको नोबेल मिला है जीन एडिटिंग के लिए। हम सबके अंदर जीन्स भरे पड़े हैं, पता है आपको। उनका एक डीएनए होगा, हर एक जानवर का एक स्पेसिफाइड डीएनए होगा। अब मान लीजिए आपके शरीर में कोई बीमारी आ गई, तो वो बैक्टीरिया या वायरस जाके उस डीएनए पे प्रहार करेगा, उसको डैमेज करेगा। फिर एक प्रोटीन है आपके शरीर के अंदर जिसका नाम है Cas9, वो जाएगा वहाँ पे और उसकी मेमोरी रखेगा उस वायरस की। वो किसी भी डीएनए में कहीं भी अगर कोई खामी है तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा और फिर उस वायरस से अपना शरीर लड़ेगा, हमारी जो भी इम्यूनिटी सिस्टम है उसका सामना करेगी। और Cas9 की एक मेमोरी होगी, वो उसको याद रखेगा कि हाँ भाई इस टाइप का वायरस आया था अपने शरीर में। तो दोबारा से अगर वो वायरस घुसा आपके शरीर में, अब आपकी आर्मी तैयार है, उसको पता है इसके साथ कैसे लड़ना है। उदाहरण के तौर पे पाकिस्तान वाले कभी भी आए भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करें, भारतीय सेना को ज़्यादा टेंशन नहीं होती, हमें पता है उनके साथ डील कैसे करना है। आप ऑर्डर दो, जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे हम। ठीक उसी तरह इस पूरे खोज को कहा गया है क्रिस्पर Cas9। फुल फॉर्म है क्रिस्पर का क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। काफ़ी लंबा शब्द है। और Cas9 का फुल फॉर्म है यही क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9, नंबर 9, तो उससे नाम हुआ उसका Cas9। ये वाली सिस्टम अपने बॉडी में काम कर ही रही थी, इम्यूनिटी सिस्टम अपना काम कर ही रही थी। इन्होंने क्या आविष्कार किया है, इन्होंने जीन सिजर्स कहे जाते हैं, कैंची समझ लीजिए डीएनए की, उसका खोज किया है। मतलब ये क्रिस्पर Cas9 के उपयोग से आप पर्टिकुलरली उस जगह पे डीएनए को कट कर सकते हैं जहाँ पे वो डीएनए डैमेज हुआ है किसी पर्टिकुलर बीमारी की वजह से, उसको वहाँ पे कट कर सकते हैं, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन डाल सकते हैं जिससे आपका डीएनए पूरा रिपेयर हो सकता है। मतलब किन चीज़ों में यूज़ होगी ये टेक्नोलॉजी, एक तो प्लांट्स इन ब्रीडिंग के लिए यूज़ हो रही है ये टेक्नोलॉजी, उसके लिए काफ़ी सारे इन्होंने प्रोडक्ट निकाल दिए हैं मार्केट में। जो सूखा रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट जिसको कहा जाता है, ऐसा प्लांट जिसके ऊपर सूखे का ज़्यादा असर नहीं होता। मतलब अकाल पड़ गया, बारिश कम हुई, तब भी आपका प्लांट जीवित रहेगा, ऐसा भी प्लांट विकसित कर लिया है इन्होंने। और एनिमल्स पे अभी तक टेस्टिंग हुई है इनकी, तो कैंसर वगैरह ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और इनका कहना है कि जेनेटिक डिसऑर्डर यानी आपके बाप दादों के विरासत में जो आपको डिजीज़ मिले हैं, कुछ डिजीज़ कहे जाते हैं कि जेनेटिक है। उदाहरण के तौर पे डायबिटीज़ के लिए कहा जाता है, थायराइड के लिए कहा जाता है, अल्जाइमर्स के लिए कहा जाता है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। और इनमें से बहुत सारे डिजीज़ ऐसे हैं जिनका कोई क्योर नहीं है, मतलब वो ठीक ही नहीं हो सकता। तो उसके लिए ये लोग कह रहे हैं कि जेनेटिक डिजीज़ भी ठीक हो पाएंगे। कैसे?
आपके मतलब माँ के ही पेट में इन्होंने, चाइना वालों का एक दावा है, चाइना के किसी एक डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि माँ को एचआईवी था और उसके 2 बच्चे हुए, तो माँ का डीएनए कट करके उसके ऊपर ये सीजर्स लगाए जहाँ पे वो डीएनए डैमेज हो रहा था एचआईवी वायरस की वजह से, और फिर उसको अच्छा वाला डीएनए बना दिया। और उनका दावा है, चाइना के दावे कितने सही है कितने गलत हैं ये पता नहीं चलता, डेमोक्रेसी नहीं है इसलिए, तो उनका दावा है कि जो 2 बच्चे पैदा हुए उस माँ को, उनको एचआईवी नहीं है। खैर, संभव है ये वाली चीज़, और कहा जा रहा है कि अगर इस टेक्नोलॉजी को उपयोग किया जाए तो डिज़ाइनर बच्चे भी पैदा हो सकते हैं, मतलब सुपरमैन भी बनाए जा सकते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको कोई चोट लगे तो हील भी हो जाए, वोल्वरिन के टाइप की, या फिर उसकी हड्डियां इतनी मजबूत हो कि जल्दी से टूटे नहीं, और टूटे तो फिर हील भी हो जाए। उसकी आँखों का कलर आप चेंज कर सकते हैं, उसकी हाइट डिसाइड कर सकते हैं, उसका बॉडी ऐसा बना दो कि फैट्स डिपॉजिट ही ना हो और वो आजीवन पतला सुडौल रहे, मस्त सलमान खान टाइप्स। तो खैर ऐसा कुछ भी बन सकता है, उस टाइप का एक सिजर इन्होंने खोज किया है जो डीएनए को, जहाँ से वो डीएनए डैमेज हुआ होगा वहाँ से काटेगा, फिर उसको ठीक करेगा और उसमें वो प्रोटीन डालेगा और वो डीएनए अच्छे से आपका बहता रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकते हैं क्रिस्पर कैस9 का फुल फॉर्म क्या है, जीन एडिटिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, वगैरह वगैरह। एक बहुत बड़ी समस्या होती है स्टूडेंट्स की कि सर नोबेल प्राइज़ इतने सारे साइंटिस्ट को दिए जाते हैं और नाम भी इतने अलग होते हैं भारतीय नामों के लिए, जैसे अभिजीत बनर्जी का नाम तो याद हुआ होगा सबको, बट ये इमैनुअल कारपेंटियर और ये राइनहार्ड गेंजेल, मतलब जीबी टेढ़ी हो जाती है हमारी बुलाने में। तो याद कैसे किया जाए? पहली बात, ये नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है क्लास 3 वाली जॉब्स के लिए। एसएससी वाले पूछ लेते हैं ये वाले नाम। अगर आप स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज की, तो क्लास 3 वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं नाम। यूपीएससी कभी नाम नहीं पूछती। जीपी जो स्टेट्स की क्लास 1-2 वाली एग्ज़ाम्स होती हैं डिप्टी कलेक्टर वाली, उनमें भी नहीं पूछे जाते नाम वगैरह, उनमें भी कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं कि ये फलाना कंसेप्ट क्या है। तो नोबेल वाला जो डिस्कस हुआ था उसका कंसेप्ट क्या था, उसकी साइंस पता है क्या आपको, उसके अगल बगल वाले कंसेप्ट पता है क्या आपको, बस इतना ही पूछते हैं। तो मेरा प्रयास सिर्फ इतना है कि आपको वो कंसेप्ट समझा दूँ। चौथा प्राइज दिया गया है लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। साहित्य का अवार्ड किसी एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, उसमें बांटा नहीं जाता, और उस व्यक्ति के लाइफ टाइम के जितने भी कृतियाँ हैं उनकी, उन सबको देख के किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है। इस बार अमेरिकन पोएट हैं, एक लेडी हैं लुईस ग्लक, उनको दिया गया है। खुद प्रोफेसर हैं अभी इंग्लिश की येल यूनिवर्सिटी में, और इनके साथ एक ट्रेजेडी जुड़ी हुई थी कि ये जो पोइट्री लिखती थी ये अपने पे बेस्ड पोइट्री ज़्यादा होती थी, और इनको बचपन में एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया वो बीमारी होती है जो आजकल कई सारे यंगस्टर्स में भी पाई जाती है, शायद उनको पता नहीं होगा कि मेरे अंदर ये बीमारी है। एक ये साइज़ 0 वाली कंपटीशन जब से करीना कपूर ने शुरू कर दी कि सबसे पतली लड़की सबसे सुंदर लड़की होगी, आप देख लीजिएगा उसके पहले की हीरोइन थोड़ी सी ठीक ठाक होती थी, ये करीना कपूर के साइज़ 0 के बाद वाली हीरोइन बहुत दुबली पतली होती हैं। तो मतलब आपको आश्चर्य होगा कि इतना दुबला इंसान रह कैसे सकता है। तो उन लोगों को ये एक बीमारी हो जाती है जो अतिशय डाइटिंग, अति डाइटिंग के ऊपर फोकस करते हैं। तो उनके मन में ये डर रहता है कि मैं कुछ भी खाऊंगा या खाऊंगी तो मैं मोटा हो जाऊंगा। मेरे एक अच्छे मित्र को है ये बीमारी, तो वो नहीं खा पाता। मेरे मेरे क्लासमेट्स 2 थे, उनको थी बीमारी, खाते ही नहीं थे, मतलब लिटरली आप सोचोगे कि यार हमें तो हर 5-6 घंटे पे भूख लगती है, वो लोग 3 दिन में एक बार खाना खाते हैं। ऐसे लोग हैं, मतलब अजीब। तब आप देखोगे दुनिया में बहुत सारे किस्म के लोग हैं।
भांति भांति के लोग हैं दुनिया में। तो ये लुईस ग्लक को ये बीमारी इनको अनायास हुई थी। हम लोगों ने, कई लोगों ने फैशन में ये बीमारी पाल रखी है। तो ये लुईस ग्लक को ये बीमारी थी। इस बीमारी से ये काफ़ी टाइम तक जूझी, फिर साइकोलॉजिस्ट के पास गई और हेल्प ली डॉक्टर से, और फिर बीमारी ठीक की, और फिर अच्छे से स्वस्थ होके अभी ये पोइट्री लिख रही हैं। इसीलिए ये एक अलग फीचर कहा जा सकता है इनका। 5th प्राइज दिया गया है नोबेल पीस प्राइज। इस बार किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया नोबेल पीस प्राइज, इस बार एक संगठन को दिया गया है। उस संगठन का नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और यूनाइटेड नेशंस की ही एक बॉडी है WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्यों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्यों दिया गया? नोबेल प्राइज़ ने उसका कारण दिया है कि इन्होंने भूख के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी है, उससे कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड जोन्स, यानी कि विवाद प्रभावित क्षेत्रों में भूख का हथियार की तरह उपयोग होता था, उसको काफ़ी हद तक इन्होंने कंट्रोल किया है। क्योंकि किसी जगह पे अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन भूखमरी से गुजर रहा है तो उसको हथियार पकड़ाना थोड़ा आसान होगा। आप नौकरी धंधा वाले लोगों को हथियार नहीं पकड़ा सकते जल्दी। तो इस चीज़ की इफ़ेक्टिवनेस अफ्रीका में बहुत हद तक देखी गई है। अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं जो भूखमरी से भी जूझ रहे हैं, और सिविल वॉर भी खूब चल रहा है वहाँ पे। मतलब लोगों के, सिटीजन्स के हाथ में हथियार है, वही गली गली में घूम रहे हैं, और गवर्नमेंट पे भी भरोसा नहीं है उनका अपना। तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काफ़ी सारे देशों में ह्यूमैनिटेरियन एड्स के बेसिस पे खाना पहुँचाते हैं, और इनका काम अभी 88 देशों में चल रहा है। 2019 का आंकड़ा इन्होंने दिया है। 88 देशों में इन्होंने 9.7 करोड़ लोगों को खाना खिलाया हुआ है, खाना पहुंचाया हुआ है, और 44 लाख टन खाना इनको पहुंचाया हुआ है। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। यूनाइटेड नेशंस ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जारी किए थे, शॉर्ट में कहा जाता है SDG या फिर UNSDG। 2030 तक इन गोल्स को अचीव करने का टारगेट रखा है UN ने। तो उन SDG में एक गोल ये भी है कि दुनिया में से भूखमरी को ख़त्म करना है, क्योंकि भूख युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण है, और यूनाइटेड नेशंस को बनाने का सबसे बड़ा कारण था कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। तो UN ने ऐसे तमाम प्रयासों पे बल दे रहा है जिससे किसी भी कारण से अगर युद्ध हो सकता है तो उस कारण को जाके एलिमिनेट करना है, जिसका एक संगठन है WFP। WFP को बनाने का सुझाव सबसे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट थे 1961 में, ड्वाइट डी आइसनहोवर, उन्होंने दिया था, और उनके सजेशन के आधार पे ये बना था, और तभी उसी वर्ष से ये कार्यरत हो गया था। उसी साल ईरान में एक भूकंप आया था, 12,000 लोग मर गए थे, और तभी से WFP कार्यरत हो गया था। इसका हेडक्वार्टर है रोम में। एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं, जिसको अपॉइंट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल के द्वारा, और डायरेक्टर जनरल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के हेड, माना यूनाइटेड नेशंस का हेड UN सेक्रेटरी जनरल, और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस का हेड उसका डायरेक्टर जनरल, वो दोनों मिलके WFP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। एक टर्म होती है 5 वर्ष की। ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरल स्टडीज। इनका WFP का अनुमान है कि पूरी दुनिया में 69 करोड़ लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं, मतलब हंगर स्ट्रिकन हैं ये लोग, हंग्री पीपल हैं इतने। WFP का काम इंडिया में भी चल रहा है, और इसके लिए भारत में जो अपनी राशन वाली दुकानें होती हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है जिसको, PDS, उसके लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव प्रेजेंट किया था, अन्नपूर्ति, जिसमें मशीन के द्वारा राशन दिया जाएगा ताकि गफलेबाजी, करप्शन वगैरह कम हो जाए। और मिड डे मील में भी ये लोग, इन्होंने अच्छा काम किया है। वाराणसी में इन्होंने राइस फोर्टिफिकेशन वाला खाना दिया है बच्चों को। राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है? आपने देखा होगा
कई जगहों पे जहाँ भुखमरी होगी वहाँ पे बच्चों के पेट निकले हुए होते हैं। मतलब आप कहोगे कि यहाँ पे भुखमरी है लेकिन इनके पेट क्यों निकले हुए हैं बच्चों के? क्योंकि उन्हें केवल गेहूँ या चावल खिला खिला के ही ज़िंदा रखा जा रहा है। तो गेहूँ और चावल से उनको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है, बाकी कोई न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं मिल रहे। मतलब उनके लिए जो आवश्यक प्रोटीन वगैरह हैं, आयरन वगैरह, कैल्शियम वगैरह, वो नहीं मिल रहे उनको। तो भूख लगेगी तो फिर उनको रोटी और चावल दे दिया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा जिससे पेट निकलेगा, लेकिन पूरा शरीर आप देखोगे तो डिस्प्रपोर्शनेट होगा। मतलब हाथ पांव बहुत पतले होंगे, शरीर में जान नहीं होगी, लेकिन पेट निकला हुआ होगा। इस चीज़ से लड़ाई करने के लिए राइस में ही इन्होंने हाइब्रिड वो फोर्टिफिकेशन करके, फोर्टिफिकेशन माने राइस का ही हाइब्रिड वर्जन करके उसी के अंदर प्रोटीन वगैरह डालना शुरू किया, जिसको कहा जाता है फोर्टिफाइड राइस। तो वाराणसी में मध्याह्न भोजन योजना जो होती है, स्कूल में जो खाना खिलाया जाता है, उसमें WFP ने फोर्टिफाइड राइस देना शुरू कर दिया है और ये एक उनका सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है भारत में। छठा और आखिरी प्राइज़ दिया गया है इकोनॉमिक्स के लिए, जो सब्जेक्ट ज़्यादातर लोगों के पल्ले नहीं पड़ता। ये प्राइज़ भी दो इकोनॉमिस्ट को दिया गया है, दोनों अमेरिकन हैं, दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। एक का नाम है पॉल मिलग्रोम और दूसरे का नाम है रॉबर्ट विल्सन। इनको प्राइज़ दिया गया है, इनकी एक थियरी इन्होंने दी थी जिसका नाम है ऑक्शन थियरी। ऑक्शन माने नीलामी, हराजी, अलग अलग शब्द हैं उसके लिए। ये ऑक्शन थियरी गेम थियरी का ही एक पार्ट है। कंपटीशन के अंदर अलग अलग व्यक्ति किस प्रकार से निर्णय लेंगे, उसकी थियरी को कहा जाता है गेम थियरी। मतलब आप समझ लीजिए, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी गेम आप खेल रहे हैं, फिर वो चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, कोई भी गेम हो, उसमें दरअसल फाइट तो दिमाग की ही होती है ना। आप अपने प्रतिद्वंदी का दिमाग ही तो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उसको इस टाइप का बॉल फेंकूंगा तो विकेट मिलेगी मुझे उसकी, या फिर बैट्समैन सोच रहा होगा कि इसने पिछला बॉल ऐसा फेंका था तो ये वाला बॉल ऐसा फेंकेगा तो मैं छक्का लगाऊंगा। तो ये दोनों कंपटीशन के माहौल में ही अपना निर्णय ले रहे हैं। ठीक उसी तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी जगह अगर किसी चीज़ का ऑक्शन हो रहा हो, किसी चीज़ की नीलामी हो रही हो, तो मान लीजिए 5 व्यापारी किसी एक चीज़ के लिए बिड कर रहे हैं, अपनी बोली लगा रहे हैं, तो वो भी तो कंपटीशन के माहौल में ही निर्णय ले रहे होंगे। यहाँ पे हम कौन से ऑक्शन की बात कर रहे हैं? आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई पर्टिकुलर पेंटिंग वगैरह इंग्लिश फिल्मों में दिखाते हैं, पुराने पुराने पेंटर लियोनार्डो दा विंची वगैरह की पेंटिंग फ्रेस्को बुलाते हैं, फ्रेस्को करोड़ों डॉलर में बिकती हैं और कुछ फिल्मों में तो उन पेंटिंग की भी चोरी होती है। तो खैर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पेंटिंग की नीलामी हो रही है और लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उसके ऊपर बोली लगाते जाएंगे। हम यहाँ पे उस नीलामी की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे जो ऑक्शन थियरी वाली बात हो रही है वो हो रही है पब्लिक गुड्स की नीलामी। उदाहरण, किसी हाईवे का टेंडर गवर्नमेंट ने निकाला, या फिर जो सबसे ज़्यादा उदाहरण इन्होंने खुद दिया हुआ है वो है स्पेक्ट्रम एलोकेशन का। आपने सुना होगा एक 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ था भारत में। तब के CAG ने कहा था कि अगर इसका ऑक्शन किया होता गवर्नमेंट ने इस स्पेक्ट्रम का, तो 2.25 लाख करोड़ रुपए मिलते भारत सरकार को ऑक्शन के लिए। ठीक उसी साल एक और घोटाला आया था कोयले की खदान का, जिसको कोलगेट घोटाला कहा जाता है, वो वाला कोलगेट नहीं। उसमें भी CAG ने कहा था 1.86 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है ऑक्शन ना करने की वजह से। तो ये पब्लिक गुड्स वाले ऑक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। इन्होंने जो थियरी दी है वो पब्लिक गुड्स वाले ऑक्शन की है। तो इनकी थियरी के मुताबिक, और ये दोनों पायोनियर हैं उस थियरी के। पायोनियर माने सबसे पहले व्यक्ति इस थियरी को देने वाले। तो इनकी थियरी के मुताबिक किसी भी ऑक्शन के 3 वेरिएबल्स होते हैं, 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं।
सबसे पहला है ऑक्शन, उस ऑक्शन के नियम क्या है, रूल्स क्या है। मतलब ओपन बिड हो सकता है, क्लोज बिड हो सकता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, अगर किसी पेंटिंग का ऑक्शन हो रहा है तो ओपन बिड होगा, कौन क्या बोली लगा रहा है हमें पता है। अगर मान लीजिए किसी रास्ते का टेंडर वगैरह भरना है तो क्लोज बिड होगा, आपको सील्ड कवर के अंदर आपका कोटेशन देना होगा कि मैं इतने करोड़ में ये रास्ता बना दूंगा। आपको ये नहीं पता कि दूसरे व्यक्ति ने क्या, दूसरी कंपनी ने क्या कोटेशन दिया है, तो ये हो गया क्लोज बिड। ठीक उसी तरह बिड के और दो प्रकार होते हैं, सिंगल बिड और मल्टीपल बिड। टेंडर के लिए आपने लिफाफा भेजा तो वो सिंगल बिड हुआ, वो आप चेंज नहीं कर सकते कि अच्छा उसने इतने में बोला था, लाओ 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 मैं घटा देता हूँ, नहीं, सिंगल बिड है। जो ओपन वाली बिड है उसमें मल्टीपल बिड हो सकती है। मतलब आपने आईपीएल वगैरह में देखा होगा कि फलाना व्यक्ति धोनी के इतने दे रहा है, चलो मैं 10 लाख और दे देता हूँ, तो मल्टीपल बिड्स हो सकती है। आप बिड अपनी रिवाइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसको। दूसरा वेरिएबल है कमोडिटी कौन सी है ऑक्शन के लिए, और उस कमोडिटी के लिए दोनों इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग थियरीज दी हैं। रॉबर्ट विल्सन ने दी है कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू माने, मान लीजिए किसी रास्ते का टेंडर निकल रहा है, या फिर एयरपोर्ट का टेंडर निकल रहा है, या फिर स्पेक्ट्रम एलोकेशन हो रहा है, तो सबकी वैल्यू सबके लिए कॉमन है। मान ली कि हाईवे पे अगर मैं हाईवे बनाऊंगा, उस पर एक टोल नाका होगा, तो मुझे भी उतना ही टोल मिलेगा, दूसरे व्यापारी को भी उतना ही टोल मिलेगा, दोनों के लिए वैल्यू कॉमन है। विल्सन की थियरी ज़्यादा पुरानी थी, मिलग्रोम ने उस थियरी को इम्प्रोवाइज़ किया, उसमें एक कंसेप्ट और जोड़ा, वो है प्राइवेट वैल्यू। प्राइवेट वैल्यू माने हर चीज़ की हर एक व्यक्ति को एक अलग से प्राइवेट वैल्यू होगी। मतलब मान लीजिए फलानी पेंटिंग है तो उसकी वैल्यू मुझे ज़्यादा हो सकती है, आपको कम हो सकती है। आपने देखा होगा कई जगहों पे बैंकरप्ट हुए लोगों की, जिनका दिवालिया निकल चुका है, उन लोगों की प्रॉपर्टी की नीलामी होती है। तो मान लीजिए वो घर फलाना एरिया में है, तो मेरे लिए उसकी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, आपके लिए उसकी वैल्यू कम हो सकती है, तो वो प्राइवेट वैल्यू हो गई। तो मैं ज़्यादा कोट करूँगा उस घर के लिए, आप उस घर के लिए कम कोट करेंगे। ये सेकंड वेरिएबल हो गया। तीसरा है अनसर्टनिटी, अनिश्चितता। मतलब मुझे कितनी जानकारी है उस प्रोडक्ट की जो कि ऑक्शन होने वाला है, और मेरे कंपटीटर को कितनी जानकारी है उस पर भी निर्भर करेगा, और मुझे मेरे कंपटीटर के बारे में कितनी जानकारी है उस पर भी निर्भर करेगा कि मैं क्या प्राइस कोट करूँगा। तो इन तीनों वेरिएबल्स को जोड़ के बनाई हुई है इन्होंने एक ऑक्शन थियरी। और गवर्नमेंट जब कोई चीज़ बेचने निकलती है, मान लीजिए स्पेक्ट्रम एलोकेशन का ही उदाहरण दिया है इन्होंने, तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो ये कि रेवेन्यू मैक्सिमाइज करनी है, मान लीजिए कोयले की खदानों की अगर नीलामी कर रही है गवर्नमेंट, तो एक ऑप्शन हो सकता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे तभी खदान की तुमको परमिशन दी जाएगी। दूसरा ये हो सकता है कि भाई मैं तुमको कम प्राइस पे खदान दे दूंगा, लेकिन तुम मेरी जो गवर्नमेंट की जो पावर कंपनीज़ हैं उनको ये कोयला मुफ्त में दोगे, तो इधर से नहीं तो उधर से आपने पैसा वसूल कर लिया। तो हो सकता है पब्लिक गुड्स के लिए गवर्नमेंट कोई और पॉलिसी निकाले ऑक्शन की। ये सारी थियरी इन्होंने दी है। और इसके लिए इनकी थियरी देने से पहले जो जो सबसे ज़्यादा कोट किया गया एग्जाम्पल है वो है स्पेक्ट्रम एलोकेशन का। इनकी ऑक्शन थियरी से पहले अमेरिका में स्पेक्ट्रम एलोकेशन होता था, जिसको कहा जाता है ब्यूटी पेजेंट मॉडल। ब्यूटी पेजेंट मॉडल माने आपने देखा होगा मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स में अलग अलग लड़कियां आएंगी और लोग उनकी सुंदरता भी देखेंगे, उनसे सवाल भी पूछेंगे। तो आप अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जगह प्रोजेक्ट के लिए बिड्स इनवाइट कर रहे हैं, ऑक्शन इनवाइट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनका फिगर भी देखेगी कि इतने रुपए में ये लोग करने को राज़ी हैं। दूसरा उनसे सवाल भी पूछेगी कि आप पब्लिक को सर्विसेज क्या प्रोवाइड करेंगे इसके साथ। तो उससे एक खतरा ये हुआ कि लॉबिंग ज़्यादा बढ़ गई, गफलेबाजी होने लगी अमेरिका में, और काफ़ी धांधलेबाजी हुई उस स्पेक्ट्रम एलोकेशन वगैरह में। तब जाके इन दोनों की निकाली हुई थियरी के बेसिस पे यूएसए की गवर्नमेंट ने 1994 में सबसे पहला
टेलीकॉम स्पेक्ट्रम एलोकेशन इस थियरी के बेसिस पे किया था। इन्होंने काफ़ी सारे फैक्टर्स कंसिडर किए, बिडर की तरफ से भी, जो खरीदार है, जो व्यापारी है, उसकी तरफ से भी काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्होंने अंडरलाइन किए कि मान लीजिए आप एक ही स्टेट का स्पेक्ट्रम दे रहे हैं, आप अगर गुजरात का ही स्पेक्ट्रम दे रहे हैं तो कम व्यापारी इंटरेस्टेड होंगे। आप कहेंगे कि भाई मैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान सारा दूंगा तो ज़्यादा व्यापारी इंटरेस्टेड होंगे। आप कहेंगे कि मैं पूरे भारत का दूंगा तो नेशनल प्लेयर इंटरेस्टेड होगा। आप कहेंगे कि मैं स्टेट वाइज दूंगा तो लोकल प्लेयर ही इंटरेस्टेड होगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पूरी ऑक्शन थियरी डिज़ाइन की थी। उस ऑक्शन थियरी के बेसिस पे यूएसए ने सबसे पहला अपना स्पेक्ट्रम एलोकेशन किया 1994 में, जिसको कहा जा रहा है कि बहुत सफल हुआ था। फिर उसी के आधार पे दुनिया के बाकी देशों ने भी इनकी ऑक्शन थियरी को अपनाना शुरू किया। और जो मेन क्रक्स है इनकी ऑक्शन थियरी का वो है कि ज़्यादा सोशल बेनिफिट कैसे मिला जाए। किसी भी चीज़ का ऑक्शन करने से समाज को कितना ज़्यादा फ़ायदा हो, ना कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना ज़्यादा बढ़े। क्योंकि कई देश का उदाहरण है, अफ्रीका के कई देशों का उदाहरण है कि उन्होंने अपनी खदानें अमीर सेठों को सबसे ज़्यादा दाम पे बेच दी, उनको एलोकेट कर दी कि तुम जाओ यहाँ से कोयला निकालो, सोना निकालो, कुछ भी। लेकिन उनके समाज का फ़ायदा नहीं हुआ, उनकी इकोनॉमी का फ़ायदा नहीं हुआ। गवर्नमेंट को इमीडिएट रेवेन्यू ज़्यादा मिल गया लेकिन लॉन्ग टर्म ज़्यादा लॉस हुआ क्योंकि वहाँ के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। तो इनकी ऑक्शन थियरी में ये सारे फैक्टर्स कंसिडर किए गए थे, इसके लिए इनको ये मिला है नोबेल प्राइज़। एक और टर्म जुड़ा हुआ है इनकी थियरी से जो कि पूछा जा सकता है। रॉबर्ट विल्सन ने एक और फिनोमेनन निकाला था जिसको कहा जाता है विनर्स कर्स। विनर्स कर्स माने जब आप बिडिंग कर रहे हो, मान लीजिए नीलामी चल रही है किसी चीज़ की, इंसान ईगो में आ जाता है कई बार कि अरे मुझे लेना ही है ये प्रोडक्ट, मेरे प्रतिद्वंदी को नहीं लेने दूंगा, मैं लेके रहूँगा इस प्रोडक्ट को। फिर उसी जोश में इतना ज़्यादा दाम दे देगा वो नीलामी में कि बाद में पता चलेगा कि यार इसकी तो इतनी वैल्यू ही नहीं थी। आपने अगर फ्रेंड्स देखी हो तो जोई ने कोई पर्टिकुलर बोट खरीद ली नीलामी में कि हाँ मैं ले लूँगा चलो, और बाद में पता चला भाई साहब को बोट चलानी नहीं आती, और रेचल ने बोट चलानी सिखाई भी तो बोला कि नहीं मुझे समंदर से डर लगता है, मैं बोट में नहीं जाऊँगा। अब खरीद तो लिया पर उसकी वैल्यू है तुम्हारे पास, जितनी उसकी वैल्यू थी उससे ज़्यादा पैसे दे दिए तुमने, तो उसको कहा जाता है विनर्स कर्स। और ये चीज़ खरीदने के बाद ही पता चलती है कि आपने उसके ज़्यादा पैसे दे दिए, जितनी उसकी वैल्यू थी उससे कहीं ज़्यादा पैसे दे दिए जोश में। तो इस विनर्स कर्स को भी इन्होंने कंसिडर किया था अपनी ऑक्शन थियरी को डिज़ाइन करने में। तो ये था पूरा नोबेल प्राइज़ का हिसाब किताब। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।